नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट किया कि शाबाश टीम इंडिया, महिला एशिया कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल करने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी। आपकी इस उपलब्धि पर प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विमेंस इंडिया टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिला खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और एक्स पर पोस्ट कर उन्हें जीत की बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया समीक्षा बैठक ले रहे हैं। पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठनों से वो बातचीत कर रहे हैं, साथ ही मोर्चों के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा था, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाते हुए 5 सीटों पर कमल खिलाया था। वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 5 सीटों पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, दोनों ही सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस उपचुनाव में जीती। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे गए पीएल पुनिया समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक का तीसरा दिन है। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक और मंथन का दौर कांग्रेस में लगातार जारी है। पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठनों से वो बातचीत भी करेंगे, मोर्चों के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार मिली उसके कारणों का मंथन भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से पीएल पुनिया जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, बैठकों का मंथन का दौर लगातार जारी है। आज की बात करें, आज का क्या कुछ कार्यक्रम? तो देखिए, आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो समीक्षा बैठकें हो रही है उन बैठकों का आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन इसे आज कह सकते हैं। आज लोकसभा की बैठकों के बाद जो 2 दिन तक लगातार लोकसभा बाद जो बैठकें हुई है 5 लोकसभाओं की, उसके बाद आज पार्टी के संगठन के जो अनुसांगिक प्रकोष्ठ हैं, जो मोर्चे हैं, उन सभी के पदाधिकारियों की बैठक आज यहाँ पर होगी। एक एक करके सभी पदाधिकारियों से बातचीत यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो मोर्चा संगठन जो होते हैं उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं जो ग्रास रूट पर पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब समीक्षा बैठकें हो रही है तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान उन समीक्षा बैठकों में रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो बातचीत यहाँ पर कही जाएगी वो सब चीजें हो सकती है। जो बात बताएंगे वो धरातल के कार्यकर्ताओं की बात यहाँ पर बताएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी हर उस चीज की समीक्षा यहाँ पर कर रही है, अपने पार्टी के हर उस नेता की राय यहाँ पर जानना चाहती है जो आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। तो आज ये कह सकते हैं कि लगभग दोपहर 2 बजे तक का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर है। दोपहर 2 बजे के बाद ये कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक आए हैं पीएल पुनिया जी, वो यहाँ पर फ्री हो जाएंगे और उसके बाद उनकी तरफ से उस रिपोर्ट को हालांकि सभी पार्टी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी, खाता भी नहीं खोल पाई थी। 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उपचुनाव में पूरी तरह से एक तरह से हमें अलग पिक्चर देखने को मिली, जहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीती। ऐसे में उपचुनाव में जीतना, जब पूरी तरह से 5 सीटों पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली, एक बेहतरीन कमबैक कांग्रेस ने किया। और हालांकि ये भी इस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस का जोश भी बढ़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ा। और वही वजह क्या माने कि हमारे आपके साथ गरिमा दसवानी है, बात कीजिए। यही सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जब
लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार मिली थी और उसके बाद ठीक उसी दौरान यानी कुछ दिनों के बाद उपचुनाव जब हुए थे तो दोनों उपचुनाव में जीत मिली थी। तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन चुनाव लोकसभा में ऐसी क्या कुछ कमियां रही जिसके चलते हार मिली, उनसे हम चीजों बातचीत करेंगे। मैम आप बताइएगा कि आज तीसरा दिन समीक्षा बैठकों का है, लगातार बैठकें आप यहाँ पर हो रही है, समीक्षाएं कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं कहाँ पर कमियां रही ताकि आने वाले दिनों में वो कमियां दूर की जा सके? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये बैठकें, बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बैठकें समय समय पर होती रहनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के नेताओं के बीच में संवाद, केंद्र और प्रदेश के बीच में संवाद, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का जो समीक्षा बैठकें यहाँ पे चल रही, मैराथन बैठक आप देख रहे हैं हो रही है। परसों भी 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक बैठक थी, कल भी सुबह 10 बजे से 6-7 बजे तक बैठक थी और आज अंतिम दिन है जब यहाँ पर फ्रंटल संगठन और तमाम अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों के साथ वो 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं और सीनियर लीडरशिप जो हमारी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, माननीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इन सब के साथ भी मंथन चल रहा है और सभी लोगों ने खुलकर, क्योंकि 1 by 1 होना था ये मीटिंग, तो बहुत खुलकर लोगों ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है और कहते भी हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो कुछ ना कुछ इस मंथन से अमृत निकलेगा। तो मैं बहुत आशान्वित हूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत धन्यवाद करती हूं पूनिया जी का, इतना वरिष्ठ नेता होते हुए भी आप यहां उत्तराखंड देवभूमि आए और आपने इतना समय यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया, उसके लिए भी उनका कोटि कोटि आभार है। क्या लगता है कहाँ पर कमियां देखने को मिली, क्योंकि आपकी बातचीत होती रहती है नेताओं से, चुनाव में वो कौन सी कमियां थी जिसको दूर किया जाना बहुत जरूरी इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव जीतने में और चुनाव हारने में, दोनों में। कहीं कार्यकर्ताओं का पूरा मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ना पार्टी को जिताता है, वहीं जो है जाने माने और चर्चित चेहरे और सीनियर लीडरशिप जिनको अनुभव है उनका लड़ना भी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर उनके सामने हर तरह के लोगों ने हर तरह की बातें कही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि संगठन की कमजोरी की वजह से हम हारे, कि हमारा जो दूरस्थ इलाके थे, यहाँ जो मेन शहर हैं वहाँ तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ हमको बूथों पर काम करने की ज़रूरत है, ब्लॉकों पर काम करने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे काम करने की और ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बेनकाब उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। हमारा मैनिफेस्टो भी बहुत देर से हमारे पास पहुंचा और नीचे, क्योंकि भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, तो मैनिफेस्टो को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना भी एक बात होती है। और मेरा अपना मानना है कि हमारा ये चुनाव अगर तीसरे-चौथे चरण पर होता तो बहुत तस्वीर बदली हुई होती, हमारी सीनियर लीडरशिप लड़ती तो और भी तस्वीर बदली हुई होती। लेकिन उनके अपने कारण हो सकते हैं चुनाव न लड़ने के, या आदमी का अपना विशेष अधिकार होता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है या नहीं लड़ना चाहता, ये लोकतंत्र है, तो आप थोप नहीं सकते चुनाव किसी के ऊपर। लेकिन हाँ, तस्वीर दूसरी होती और चुनाव इतना मुश्किल था नहीं, बहुत हमने मार्जिन को कम किया है। 2019 और 2024 के बीच में जो हार का मार्जिन है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन हमें और काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या लगता है जो केंद्रीय लीडरशिप यहाँ पर आनी चाहिए थी, समीक्षाएं या उनके दौरे यहाँ पर होने चाहिए थे, वो भी एक कमी रही, क्योंकि प्रभारी भी उतना समय नहीं दे पाई उत्तराखंड की इन 5 सीटों के लिए, जबकि शुरुआती चरण में सब चुनाव होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो मतदाता है, क्योंकि प्रभारी हरियाणा की रहने वाली हैं, तो प्रभारी को देखकर तो उन्होंने वोट देना नहीं था, उन्होंने तो कैंडिडेट को देखकर वोट देना था और कांग्रेस की यहाँ अपनी मेहनत को देखकर वोट देना था। तो प्रभारी जी बीच बीच में आई, लेकिन वो खुद सांसद का चुनाव लड़ रही थी, तो उनका अपने क्षेत्र में रहना भी लाजमी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं कमी रही है, लेकिन हाँ, लगातार जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और हम अपनी बात को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी आपको क्या क्या दे सकती है चुनाव जीतकर, वो बातें हम नहीं पहुंचा पाए, ये कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई पड़ती है। मैम, राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर वो भी आते लगातार दौरे करते, जैसे पीएम यहाँ पर दौरा करके चले गए, गृह मंत्री यहाँ पर दौरा करके चले गए थे, दूसरे केंद्रीय मंत्री थे बीजेपी के जो स्टाफ वो करके चले, अगर वो चीज़ें भी चुनाव में होती तो वो सब चीज़ें बड़ा इफेक्ट डालती। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास संसाधन सत्तारूढ़ दल के बराबर है नहीं कि जब मर्जी तब कहीं भी किसी को भी उड़ा कर ले गए। ऐसे में प्रियंका जी ने यहाँ 2 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया है, मुझे अच्छे से याद है,
और काफ़ी सीनियर लीडरशिप यहाँ पर आई, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आई, लेकिन हाँ जो अपेक्षा थी वो नहीं आई। प्रोबेबली हमारे सीनियर लीडरशिप का ध्यान जो बड़े राज्य हैं, जो ज़्यादा सीटों वाले राज्य हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान था। लेकिन समय समय पर यहाँ हमारी लीडरशिप आती रहती है। अभी तो केदारनाथ टेम्पल होकर गए हैं माननीय राहुल गांधी जी, तो ज़रूर चुनाव के दौरान वो नहीं आए, लेकिन वो उत्तराखंड से उनका बहुत पुराना प्रेम है, रिश्ता है, और यहाँ के धामों से बहुत ज़्यादा उनकी आस्था है, तो समय समय पर वो आते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर और लोग भी आते तो उसका और इम्पैक्ट पड़ता। क्या लगता है जो अब उपचुनाव में जीत की जो एनर्जी मिली है, जो ऊर्जा मिली है, वो आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में बरकरार रह सके? निश्चित रूप से यहाँ जिस तरह की अराजकता भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में हो रही है, उनके शासन में हो रही है, उसके मद्देनज़र तो मुझे लगता है कि केदारनाथ भी हम बम्पर वोटों से जीतेंगे, हम निकाय चुनाव में भी अपने आप को पुनर्स्थापित करेंगे, और ये जो 2 उपचुनाव हैं इसने गजब का जज्बा और जोश और ऊर्जा का संचार किया है कार्यकर्ताओं में। एक आशा की किरण हमको दी है कि अभी भी उत्तराखंड में कांग्रेस का बोलबाला है, ज़रा सा हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं के अंदर भी मैं एक जोश से लबरेज कार्यकर्ता देख रही हूँ, एक चेहरे में चमक लोगों के है, क्योंकि हम इनके जबड़े से बद्रीनाथ धाम छीन कर लाए हैं, जो कि अयोध्या के बाद बहुत विश्व विख्यात जो है वो धर्म नगरी है। तो ऐसे में रामेश्वरम ये हार जाते हैं, चित्रकूट हार जाते हैं, श्रावस्ती हार जाते हैं, अयोध्या हार जाते हैं और अब बद्रीनाथ हार जाते हैं, तो इनका ये धर्म का पाखंड अब और नहीं चलेगा, धर्म की राजनीति और नहीं चलेगी। राजनीति करनी पड़ेगी विकास के नाम पर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर। थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय ऊर्जावान है, उत्साहित है, और ये ऊर्जा उत्साहित बनी रह सके। जो कमियां पूर्व में देखी गई थी चुनाव के दौरान, वो आगामी दिनों में ना हो, उसके लिए लगातार ये समीक्षा हो रही है, और इस समीक्षा का असर इतना कहा जा सकता है कि जल्द ही वो अमृत निकलेगा, जो कांग्रेस को आने वाले दिनों में और बढ़ाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ कांग्रेस जीती, क्या माना जाए, उसके बाद से कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ऐसा माने कि जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से एक जोश भर गया है, और अब आगे जो है फोकस निकाय चुनाव पर। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो समीक्षाएं अभी चली है, इन समीक्षाओं का असर आगामी जो उपचुनाव और यहाँ पर होने, चाहे आपका केदारनाथ का उपचुनाव हो या निकाय या पंचायत चुनाव, उस पर जरूर यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ ने जो एनर्जी दी है, उस एनर्जी से कांग्रेस इस समय उत्साहित नजर आ रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी जी आ गए, इनको संगठन का पूरा। सर क्या लगता है अब क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है इन समीक्षा बैठकों से जो ऊपर गिल पुनिया जी का? देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय निकलेंगे और महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं, तो उसमें कोई न कोई बहुत निर्णय जो भी होंगे वो अच्छे निर्णय होंगे, उसका प्रभाव भी जाता है ऐसी मीटिंगों का। और क्योंकि हमारे सामने अभी निकाय चुनाव हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हमारे सामने है, तो इनमें हम किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे जीत सकते हैं, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। और अब इन मीटिंग जो ऐसी बैठकें होती हैं, निश्चित रूप से इसका फल मिलता है। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा है, ब्लॉक अध्यक्ष तक यहाँ पहुँचे हैं, जिला अध्यक्ष आए हैं, आप हमारे पीसीसी के मेंबर हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सारे लोग आए हैं, सब ने अपनी अपनी बात कही है, और उसका निर्णय कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय निकलेगा। पार्टी हाईकमान को माननीय पुनिया साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, और उस जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, हर व्यक्ति ने अपनी बात दिल खोल के कही है, हर कार्यकर्ता ने अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करने का काम किया। क्योंकि पार्लियामेंट में तो लगातार हम 2014 हार गए, 2019 हार गए, 2024 हार गए, इसी तरीके से असेंबली में आप भी देखें ना, क्या कारण ऐसे थे कि क्यों आ रहे आप, हम 11 में आ गए, एक बड़ा कारण ये भी था, उसमें चर्चा हुई है। और 2022 में हम सोच रहे कि सरकार आएगी, तमाम लोग, विरोधी दल के लोग भी हमको बधाई दे रहे थे, लेकिन जब सरकार आई तो हम 19 में अटक गए। 19 में अटकने का एक तो विधायक छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के गए, कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर एक अच्छी रिपोर्ट बनने जा रही है पार्टी के, उसमें तमाम पार्टी के गतिविधि में हम क्या सुधार कर सकते हैं, संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं में चर्चा होगी। और माननीय पुनिया साहब अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे, और उसमें जो भी हाईकमान के निर्देश प्राप्त होंगे उनका हम पालन करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब इस समीक्षा बैठकों के बाद सबकी निगाहें पर्यवेक्षक की उस रिपोर्ट पर रहेगी जो उनके द्वारा पार्टी हाईकमान को दी जाती है, और उसमें क्या कुछ वो संशोधनों की बात यहाँ पर करते हैं, जो कमियां हैं क्या कुछ कमियों को उजागर करने की बात करते हैं, जिस पर काम किया जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। जी अब है क्या माना जाए, आखिर जिस तरह से
जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार, उसके बाद उपचुनाव जिस तरह से जीती कांग्रेस, आखिर क्या हार की मुख्य वजह इन समीक्षा बैठकों में निकल कर आ रही है? आखिर क्या वजह रह गई, कहां चूक रह गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो कारण है उन कारणों पे भी अगर नजर डालें तो सिर्फ कमियां कुछ बड़ी उजागर यहाँ पर होती है, और उन कमियों के आधार पर ये कह सकते हैं कि चाहे आपका संसाधनों की कमी का होना हो या नेताओं की एकजुटता आपस में ना होना हो, संगठन और जो पदाधिकारी थे उनके बीच की जो कमियां थी, यानी जो संवादहीनता कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच की यहाँ पर रही है, अलग अलग गुटों में बंटे होना, वो सबसे बड़ी कमियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रही है, जिसके चलते चुनावों में पार्टी को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जैसे कि अभी प्रदेश उपाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सभी लोग कांग्रेस पार्टी को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे थे कि वो सत्ता में आ रहे हैं, सभी लोग शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे थे, जनता के बीच में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर जोश यहाँ पर बन रहा था। लेकिन जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, और उस 19 में भी ये कह सकते हैं कि एक विधायक एक साल बाद ही सीधे तौर पर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने का काम यहाँ पर करने लगे। वो चीजें, कमियां यहाँ पर हैं, जिन कमियों पर हार के कई सारे कारण रहे। बहरहाल जिस तरह से उपचुनाव में जीत मिली है, उसके बाद से कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ा है, एनर्जी बढ़ी है, और यही वजह है कि समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, और अब रणनीति आगे के चुनावों के लिए किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से संगठन को मजबूती मिलती है, उस पर सभी की निगाहें। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। कावड़ मेले के दौरान लगने वाली दुकानों के बाहर अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। हरिद्वार पुलिस द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी लोग जो होटल ढाबे संचालित करते हैं या फिर रेडी लगाते हैं, उनको अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम, यानी जिसकी वो दुकान है उसका नाम, मोबाइल नंबर जरूर लिखना होगा। जो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बातचीत की, जिसमें सभी दुकानदारों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि सभी को अपना व्यापार अपने नाम से ही करना चाहिए। जब हम लोग की मीटिंगें होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज़ पे ये सारी व्यवस्थाएं जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं, और जिन लोग को ये परमिशन वगैरह दे रहे हैं हम एसडीएम लेवल पे, उसमें ये सुनिश्चित भी कराएंगे कि उसमें फूड की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। तो खाद्य विभाग इसमें लगातार चेकिंग। कांवड़ के तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सभी सर्कल अफसरों को यह निर्देशित किया गया है कि जितनी भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या जो रेडी ठेली लगी है, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका क्यूआर कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा, और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उसको वहाँ पर जो हमारा कांवड़ रूट है उससे हटाने का भी। क्या कहेंगे आप, जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं? देखो, चर्चाओं पे जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मेल झोल में सभी है। हाँ, ये है तो एक से कुछ नहीं है, सभी बनाते हैं, सहयोग होना साथ है। कांवड़ मेला किस तरह से संदेश देता है, क्या संदेश देता है? हिंदू मुस्लिम एकता का कांवड़ मेला तो ना हिंदू मुस्लिम तो ना बिल्कुल बढ़िया सहयोग दे रहा है। एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक साथ भाई खाना एक साथ खा रहे हैं, सहयोग में एक साथ। होटल पे नाम लिखने को जिस तरह सरकार ने कहा है, किस तरह नाम तो खैर होना चाहिए, चलो तो ना उससे पहचान होती है एक कि ये बंदा मुस्लिम है या हिंदू है, तो नाम अपना नाम होना चाहिए।
तरह मैं सभी जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, भक्तों के सेवक हैं, सभी से, मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा, ढाबों पे सभी अपना ओरिजिनल नाम लिखवाएं। उससे उनकी पहचान भी होगी, तादाद भी में भी आएंगे कि भाई इन लोगों ने इतनी सेवा की है, तो इससे बहुत सहयोग दे रहे हैं, तो इससे संदेश मिलेगा जनता को। लेकिन कुछ लोग मुनाफे के लिए इस तरह से करते हैं कि नाम छिपाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये दोनों चीज़ होती हैं। इसमें काम करने के लिए भी आते हैं, मजदूर लोग हैं हम लोग, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कावड़ में आप लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं कावड़ बनाते हैं, जी, मुस्लिम जी। लोग बनाते हैं, तो जी, इसको जी। किस तरह से देखते हैं आप? हम तो नहीं, हिंदू मुस्लिम से नहीं बोलते, हम ये तो एकता के उससे देखते हैं जी। ये प्यार मोहब्बत है हमारा। राहुल जी हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, भाई हमारा प्यार मोहब्बत, खाना हम साथ खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 24 घंटे का साथ रहना है, काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं, हमारे में वही भाई भाई जैसा प्यार मोहब्बत है, ऐसा कोई नहीं है। खाने की दुकानों और रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक का नाम लिखने की कहावत जिस तरह से कांवड़ मेले में शुरू हुई है, सरकार की तरफ से आदेश हुए हैं। अब हरिद्वार में भी ये आदेश आ गए हैं कि जो कांवड़ पटरी है उस पर जो भी दुकानदार दुकान लगाएगा उसको अपने नाम वहाँ पर लिखने होंगे। अब यही बात अगर हम बात देखें कांवड़ मेले के, इस जहाँ पर कांवड़ बन रही हैं, हम पूरे इस मार्केट में हैं जहाँ पर जो कांवड़ ये जो पूरे उत्तर प्रदेश हरियाणा जहाँ से भी आते हैं वो यहाँ से कांवड़ यहाँ से लेके जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कांवड़ी बनाने को लेकर तो ज़्यादातर जो कांवड़ी बनाने के काम करते हैं वो मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये कांवड़ मेला यहाँ पर कहा जाता है। इस बीच जिस तरह से कांवड़ बाज़ार में अपनी पहचान यहाँ पर दिखाने की बात सामने आई है सरकार की तरफ से, हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो क्या सोचते हैं इन आदेशों का? जिस तरह सरकार ने कहा है कि अपने दुकान पर नाम जरूर लगाने चाहिए, तो किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो नाम जरूर लगाना चाहिए, अपनी सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। किसी भी कहीं भी जाएं आप, अपना नाम ओरिजिनल बताना चाहिए। सरकार का सही फैसला है कि नाम अपना सही बतलाना चाहिए। क्या कभी आपको, जिस तरह से आप एक मुस्लिम हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके नाम की वजह से कांवड़िए यहाँ से बिना सामान लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा है, अभी सब लोग भक्त खड़े हुए थे यहाँ, भोले खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से सारा इस मेले में काम होता है। हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है ये मेला। तो जिस तरह आप भी एक हिंदू हैं, कांवड़ बाज़ार में आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कभी कोई असर इस तरह का हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का बैर? इस तरह का तो ना कोई नहीं है, वैसे न सब सहयोग है। देखो जैसे न रावण भी ये तो बनाते हैं मुस्लिम लोग, हाँ सब मिलजुल के ही बनाते हैं ये है। तो आप जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, किस तरह से बाज़ार में आपने देखा है कि कभी कोई हिंदू या मुस्लिम लेके कोई बाज़ार में कोई खरीदता हो, ना खरीदने की स्थिति पैदा होती हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये है ऐसा कुछ नहीं है, सब सहयोग में है, लेते हैं सब। नाम के लेके क्या कहते हैं? नाम जरूर होना चाहिए जिसका सरकार? नाम तो खैर जरूर होना चाहिए। नाम अपनी दुकान के शॉप पर रहेगा, ये भी रहेगा हाँ फलाना आदमी है वो बेच रहा है या अपने वो सेल कर। तो जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या सोच के आते हैं और क्या एक संदेश देने की यहाँ पर? सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, एक मोहब्बत का संदेश लेकर आते हैं। भाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और तुम्हारा काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो अभी सब लोग हम मिलजुल कर ही काम करते हैं, साथ ही रहते हैं यहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है भाई हिंदू मुस्लिम एकता का, ये कि सब लोग बिल्कुल। जिस तरह से दुकानदारों ने भी कहा कि एक कांवड़ मेला एक हिंदू मुस्लिम एकता का ये कांवड़ मेला है। जिस तरह से सरकार ने नाम की बात कही है कि नाम दुकानों पर जरूर होनी चाहिए, उसको भी ये स्वागत करते हैं कि पहचान दुकानदार की या किसी भी व्यक्ति की जरूरी है। हरिद्वार से इंडिया वॉइस के लिए विकास चौहान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।